नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 मई को आपकी परीक्षा होने वाली है। उसी वजह से संस्कृति आईएएस ने एक इनिशिएटिव लिया है। हमारा इनिशिएटिव यह है कि हम लोग आपको यह बताएं कि विगत वर्षों में इतिहास से किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आज के हम लोग की जो वीडियो खास तौर पे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस खंड से कितना ज़्यादा आयोग जुड़ा हुआ है और उसको हिट कर रहा है। आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आधुनिक भारत से किस खंड से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के लिए हर एक व्यक्ति बताता है कि अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो एक काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा आधुनिक भारत का जो खंड है वह विभाजित है और उस विभाजित खंड से कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक चीज़ समझते जानते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है आज का ये, और आप लोग की तैयारी को और अधिक अच्छा बना सकता है, आप लोग को तैयार कर सकता है कि आप लोग को किस किस सेक्टर पर अधिक ध्यान देना है जहाँ से आयोग बार बार चीज़ें पूछ रहा है। तो हमारे पास जो कुल टॉपिक हैं उनकी संख्या है कुल 24 भागों में अलग अलग रूप से इतिहास के खंड को बांटा गया है, आधुनिक भारत के इतिहास के खंड को बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात सभी को पता है कि शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से मानी जाती है, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस राजनीतिक परिवर्तन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन समझें, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1600 से ही चल रहा होता है। धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आ रहे होते हैं, अलग अलग कैप्टन आते हैं, बातें रखते हैं, कंपनी खोलते हैं। शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य से, बाद में राजनीतिक उद्देश्य से यह सभी काम संभालते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा भारत कंपनी के अधीन हो जाता है, कंपनी यहाँ प्रमुख हो जाती है, राजनीतिक गतिविधि संभालते हैं, व्यापार भी करती है। समय बदलता है, कंपनी को बोलता है व्यापार मत करो, एकाधिकार नहीं रहेगा तुम्हारा, मिलजुल के करना पड़ेगा, लेकिन तुम प्रशासन संभाल सकते हो, चलाओ। बाद में प्रशासन भी पूरा का पूरा हाथ में ले लेता है ब्रिटिश क्राउन 1857 की क्रांति के बाद। ये भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन से अच्छे खासे प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपनियां सिर्फ आती ही नहीं हैं, आने के अलावा इनकी एक्टिविटीज़ कि कैसे कैसे ये जाते हैं दरबार में, बातचीत रखते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, वहीं इनका आपसी संघर्ष और इनका भारतीय शासकों से संघर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष के दौरान अलग अलग संधियां भी बेहद महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार बंगाल एवं मैसूर विजय, कैसे ये बंगाल पहुँचते हैं। बंगाल पहुंचने के बाद पूरा आपको पता ही है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल जो है इनके अधीन हो जाता है। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी में बैटल जैसा कुछ नहीं था, विश्वासघाती तो था, लेकिन हुआ। मैसूर जीतते हैं, टीपू सुल्तान को हराते हैं, क्योंकि हैदर अली की पहले ही दूसरे युद्ध के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। चौथे युद्ध में हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान भी हार जाता है। मराठों पर किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, संधियां लगा लगा कर, ये भी हम लोग समझते हैं। तो शुरुआती जितनी भी गतिविधियां हैं यह सब कंपनियों के आसपास घूम रही है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से अपने शिखर पर पहुंच रही है, वो स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सिंध प्रांत एवं अवध की विजय, इसके बाद भी देखो ब्रिटिश की बातें सारी चल ही रही लगातार, क्योंकि अभी शुरुआत जो है वह सब इसके आसपास घूमेगा। बाद में समय बदलेगा तो हम लोग देखेंगे कि आंदोलन होंगे, भारत के अंदर अलग अलग दल खड़े होंगे, गतिविधियाँ होंगी, कांग्रेस आएगी, तब चीज़ें बदलेंगी। तो अलग अलग खंड में बांट रखा है आधुनिक इतिहास को इसी रूप में। शुरुआती चीज़ें ब्रिटिश से संबंधित कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ क्या थी, प्रभाव क्या रहे, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति क्या थी, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ इन्होंने क्या अपनाई, भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही। मतलब शुरुआत में यह इन्होंने अपनी चीज़ों को लागू करना शुरू कर दिया, दिखा रहे थे। चाहे धर्म परिवर्तन की बात हो, चाहे हिंदुओं की या फिर भारतीय संस्कृति की चीज़ों को अपनाना रहा हो, और अपनी चीज़ें भारतीयों पर लागू करना रहा हो, सब चीज़ धीरे धीरे हुई है। इन्होंने समझा कि भारत के लोगों की स्थिति क्या है, किसकी बात मानते हैं, कैसे सुनते हैं, वगैरह वगैरह। इसी वजह से शुरुआत में पहले ये राजा को कैप्चर करा, इन्होंने शासन कैप्चर करा। शुरुआत में स्थिति अपने अकॉर्डिंग चलवाई, पर इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से राजा को बनाए रखा। जब इनको लगा कि हाँ प्रतीकात्मक रूप से राजा का महत्व कोई खास नहीं रहा है, गद्दी से उतार दिया, अपने सब चीज़ें चलाने शुरू कर दी, बाद में सब कुछ करा। तो इन सब पे भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही, अलग अलग समय अलग अलग प्रतिक्रिया रही। हर एक चीज़ पढ़ना जरूरी है। शुरुआती समय में अलग था क्योंकि व्यापारिक कंपनी थी, बाद में राजा को प्रतीकात्मक रूप से बिठाया, उस समय अलग रही, और जब पूरा प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया तो उस समय अलग थी। पर समझना जरूरी है, अंग्रेजी कंपनी अपना काम कर रही थी, भारत की व्यवस्था संभाल रही थी, लेकिन उस दौरान पढ़े लिखे भारतीय लोग जो थे उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू कर दिए।
क्योंकि ये लोग भारत में ईसाई धर्म को लागू कर रहे थे। अब ईसाई धर्म से खुद को बचाना, अपने धर्म को बचाना, उसको सुरक्षा देना, तो ज़रूरी था कि आंदोलन रखे जाएं, यानी कि बताया जाए लोगों को कि हमारा धर्म कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, संस्कृति क्यों खास है हमारी। हालांकि इस दौरान इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया कि जो जो कुरीतियां धर्म में आती जा रही थी, उन कुरीतियों को उन्होंने कहा कि बाहर निकालो। इन कुरीतियों की वजह से तो लोग बाहर जा रहे हैं। आपका धर्म जितना अधिक कठोर होगा, निर्दयी होगा, उससे लोग डरेंगे। जितना भेदभावपूर्ण होगा, लोग परेशान होंगे। और इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर लोगों को विकल्प दिखाई देगा, ऑब्वियसली ऐसा होता ही है। अब आपके सामने दो विकल्प रख दिए जाए, एक जगह कह दिया जाए कि ये बहुत कठोर है, दूसरे में कह दिया जाए लिबरल है, किधर जाओगे? लिबरल। वो कह रहा है कि हम लिबरल हैं, हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। यहाँ दिख रहा है कि जातीय व्यवस्था भी है, साथ साथ में दिख रहा है कि नियम कठोर है। अगर आपके पति का देहांत हो गया तो आपको साथ में मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अगर आप विधवा का जीवन बिताते हैं तो वह भी बहुत अधिक कठोर है। बचपन में ही विवाह करवा दिया जा रहा है, बाल विवाह हो रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति। लोगों को दिख रहा है इससे बेहतर तो वो है, वहाँ चल के क्यों नहीं रह लेते। और बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपनाया जा सकता है। तो लोगों ने इस संबंध में चीज़ों को जाना समझा और भारतीय लोगों को समझाया, अपना धर्म अच्छा है, बने रहो, ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। कुरीतियाँ हैं, उसको सुधारना ज़रूरी है। तो आंदोलन हुए, चीज़ें सुधरी भी और बाकी बचे भी। राष्ट्रीय आंदोलन खड़े होते हैं। एक तरफ धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं, समाज सुधार आंदोलन चल रहे हैं, वहीं देश को भी तो देखना है, क्योंकि अंग्रेज़ों से बचाना है। राष्ट्रीय आंदोलन हुए। बंगाल विभाजन इतिहास की बेहद महत्वपूर्ण घटना, बड़े स्तर पर आंदोलन हुए थे इसके विरोध में, ये हमने देखा था। क्रांतिकारी आंदोलन सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, जैसे जैसे हुए, चाहे कोई भी षड्यंत्र हो, चाहे कोई सा भी एक्शन हो, किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी आगे आए, उन्होंने किस प्रकार का प्लान बनाया, कहाँ पे बम फोड़ा, कहाँ पे गोली चलाई, हर एक चीज़ पढ़ेंगे बढ़िया से। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से आगे आते हैं तो गांधीवादी आंदोलन। गांधी युग पूरा का पूरा है हम लोग के पास में। देखते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से घूम के आते हैं, भारत में विशेष लोकप्रियता बनी हुई है। मतलब गांधी जी भारत नहीं है, लेकिन भारत पहले ही गांधी में हुआ पड़ा है, अच्छी खासी भीड़ इनको लेने जाती है। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति ये बात कहने लगते हैं, पूरा देश बात मानता है। चाहे वह बात आप असहयोग में देख लें, सविनय अवज्ञा में देख लें, व्यक्तिगत सत्याग्रह में देख लें, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में, हर जगह गांधी जी की बात मानी जा रही होती है, चल रहा होता पूरा आंदोलन। तो इसी के बाद देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की बात। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता की तरफ, तो हम देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत आता है, नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, और लाहौर अधिवेशन होता है, बेहद खास है अपने आप में। सविनय अवज्ञा आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, मैंने गांधी का युग चल रहा है, तो गांधीवादी युग में ये सभी चीज़ें होंगी अपने अपने स्तर पर। कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, वह भी खास होंगे। ये जब सभी चीज़ें हो जाएंगी तो देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय शुरू हो जाता है। सबसे पहले 1909 के अधिनियम में कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए हम लोग बनाएंगे एक विशेष पृथक निर्वाचन का क्षेत्र। ठीक उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यही चीज़ दलितों के लिए भी लागू होती है, जब अंबेडकर और गांधी साथ में पूना पैक्ट करके इस व्यवस्था को शांत करते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है, क्रिप्स मिशन आता है, संविधान के लिए संभावनाएं खोजते हैं। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। 42 से 47 के बीच भारत की क्या स्थिति रहती है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर समाजवादी आंदोलन पढ़ना, हम लोगों ने कैसे संविधान बनाया, कैसे हम लोग आगे बढ़े, देसी रियासतों का विलय कैसे किया, और भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम आज भी नहीं थमा है, आज भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, ये सभी खंड जो हैं हमारे आधुनिक भारत के खंड हैं। और सभी महत्वपूर्ण इस मामले में कि हर वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि आयोग इसके अधिकांश क्षेत्रों को छू रहा है, और छू करके किसी ना किसी रूप में आप लोगों से प्रश्न पूछ ले रहा है। और दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि अंक लाने में परेशानी हो रही है। तो ज़रूरी है कि पहले ही सेक्टर्स को समझ लिया जाए कि इस सेक्टर में क्या क्या है, आपको यह भी प्रॉपर बताया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। देखो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, एक अच्छी खासी स्थिति बनी हुई है, और विगत वर्षों में यहाँ से लगभग 15 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों का जो विजय का क्रम था, चाहे बंगाल और मैसूर विजय हो, मराठों पर विजय हो, सिंध, पंजाब एवं अवध की विजय हो, 12 प्रश्न यहाँ से भी आ चुके हैं। किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं, संधि कैसे हुई, शर्त क्या थी, कौन सा युद्ध कहाँ था, किसके बीच था, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें चल रही होती हैं। और इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। किस समय गद्दी पे कौन था, कैसे सत्ता परिवर्तन हुई, किस पे कब कौन सी संधि लागू की गई, ये सभी बातें आती हैं बीच में। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ, उनके प्रभाव। आर्थिक नीतियों में आप हर एक चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लागू की, क्या पॉलिसी थी इनकी एग्रीकल्चर को लेकर के, ये सब बातें आप लोग यहाँ बता सकते हैं। और 16 प्रश्न देखो यहाँ से पहले ही पूछे जा चुके हैं अब तक। ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी,
उससे भी 9 प्रश्न आ चुके हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों से 14। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में क्या सोचते थे, किस व्यवस्था को खत्म करना है, किसको बनाना है, किसके लिए क्या अधिनियम लाना है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी, भारतीय प्रतिक्रिया में आप लोग को विरोध भी देखने को मिलेगा, समर्थन भी देखने को मिलेगा, अलग अलग वर्ग अलग अलग प्रतिक्रिया। जमींदार वर्ग को विशेष लाभ हो रहा है तो क्यों विरोध करेगा, नहीं करेगा। शिक्षित भारतीयों को लग रहा है कि भारत के विकास के लिए अंग्रेजों का होना जरूरी है, विरोध करेंगे नहीं। लेकिन किसानों का और जनजातियों का शोषण हो रहा है, भाई वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे ना। तो 17 प्रश्न इसी वजह से यहाँ से रख दिए गए हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अलग अलग आंदोलन होते हैं, अलग अलग समाज बनाए जाते हैं, सभा बनाई जाती है, अलग अलग लीडर्स खड़े होते हैं और वह अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। 12 प्रश्न यहाँ से भी आ चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, किसी भी स्तर में आप लोग बात कर लीजिए, आंदोलन अच्छे खासे हुए राष्ट्रीय स्तर पर और 17 प्रश्न पूछे गए। बंगाल विभाजन बेहद महत्वपूर्ण रहता है और इसीलिए 19 प्रश्न यहाँ से भी आ चुके हैं, और क्रांतिकारी आंदोलन से 13 प्रश्न आ चुके हैं। गांधीवादी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी से 36 प्रश्न, बेहद अधिक प्रश्न है। और आप लोग समझ लीजिएगा कि गांधी जी से प्रश्न पूछा जाएगा, हर वर्ष आ ही रहा है गांधी जी से प्रश्न। वहीं गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ समझना है। अगर हम लोग गांधी और असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी को समझते हैं तो 36 प्रश्न। हालांकि ये पूरा का पूरा खंड जो है, ये पूरा खंड हम लोग देखते हैं कि गांधीवादी आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी के युग के रूप में जाना जाता है। और अगर हम इसको टोटल ऐड कर देते हैं तो 36, 7 और 19, ओवरऑल देखा जाए तो 36 और 7 हो गए आपके पास में 43, 43 और 19 आपके पास में हो गए सीधा सीधा 62। तो 62 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए हैं एक ही खंड से। ये एक बड़ी संख्या है अपने आप में। सिर्फ महात्मा गांधी के आसपास घूम रहा है इतना ज़्यादा आयोग पिछले कुछ वर्षों में, ये हम लोग देख रहे हैं। और इस स्थिति को नहीं बदल सकते। इतिहास है, जो होना था हो गया, नहीं बदला जाएगा। आप लोग को एक बार ही पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। एक बार ढंग से पढ़ लेने के बाद आप लोग को परेशानी नहीं आएगी, चीज़ें वही हैं, नहीं बदल रही है। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में अमेंडमेंट कर दिया, खंड बदल गया, उसके अंदर नए क्लॉज जुड़ गए, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ये आंदोलन जैसे हुए नहीं बदल सकते। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, असहयोग हुआ था, जो नीतियाँ थी, जो निर्णय थे, वो सब कुछ चल रहा है। गोलमेज सम्मेलन जैसे हुए, तीनों वैसे के वैसे हैं। अंग्रेजों ने जो जो भारत में किया करके चले गए, सब यथावत है, नहीं बदल सकते आप लोग। इतिहास की यही तो खास बात है। बहुत लोग कहते हैं कि सिलेबस लंबा है, ठीक है, पर सिलेबस लंबा होने के बावजूद एक एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि एक बार पढ़ के समझ लिया बढ़िया से, तो ज़रूरत नहीं है। और देखो ना, ऑप्शनल में भी मदद करता है, GS1 में भी मदद करता है, दोनों ही के लिए आपके लिए बहुत खास बना हुआ है यह विषय, इसलिए अच्छे से लेकर चलना ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि 1942-47 के भारत कैसा रहा, ये सब बातें भी इसमें आ गई। समाजवादी आंदोलन भारत में जो रहा, उससे भी कुछ प्रश्न पूछे आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 84 में पिट्स इंडिया एक्ट, बाद में हम देखते हैं कि फिर फैसला होता है कि 20-20 वर्षों पर आएंगे तो 1813, 33, 53 ऐसे आते हैं अनेक कानून। और हम लोग देखते हैं कि आते आते ही है 1935 तक कानून चलते रहते हैं। यही कानून है जो भारत के संवैधानिक विकास के लिए उत्तरदायी है। और बाद में भारत में संविधान का बनना, हर एक घटना आपस में जुड़ी हुई है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। देसी रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया, एक प्रश्न आया है बीते दिनों में, लेकिन संवैधानिक विकास से 14 प्रश्न पूछ चुका है, पूछ लेता है कि किस किस एक्ट में क्या क्या बातें रखी गई थी। वहीं भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, यहाँ से भी 6 प्रश्न आए हैं। तो हर एक खंड आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्व अगर हमें कहीं किसी का दिख रहा है तो गांधी युग का दिख रहा है। गांधी युग पूरा स्वतंत्रता आंदोलन और साथ साथ में अलग अलग यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्रोह बेहद खास है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर, ठीक है। तो हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। वहीं किस प्रकार से अंग्रेज़ आए भारत में, इनकी नीतियाँ क्या थी, भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी, इन सभी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। और यूपीएससी की परीक्षा में हम ये नहीं सोच सकते कुछ छोड़ के आगे बढ़ा जाए, हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। चाहे कम से कम आपने उसको 2 से 3 बार ही क्यों ना पढ़ा हो, एक बार में काम नहीं चलेगा, एक बार में चीज़ अच्छे से याद भी नहीं होती, 2-3 बार पढ़ लेना ज़रूरी होता है। किताबें भी अच्छी खासी, विपिन चंद्रा पढ़ते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, या फिर ग्रोवर भी पढ़ते हैं बहुत लोग। सारी किताबें अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पढ़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी तो चलती है, ठीक। तो ये बात हो गई किस खंड से कितने प्रश्न की, पर किस खंड में क्या क्या है, कितना कितना पढ़ना है, इसकी बात भी अगर हम लोग एक बार कर लें तो डिटेल्ड सिलेबस भी आप लोग की स्क्रीन पर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो देखो सबसे पहली बात यही है कि आए कैसे, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सीक्वेंस में अंग्रेजी और फ्रांसीसी लड़ते हैं 3 कर्नाटक युद्ध में, अंत में अंग्रेज जीत जाते हैं और
बाद में फ्रांसीसी को हार का सामना करना पड़ता है यहीं पे। तो फ्रांसीसी हारे क्यों, ये भी बताना पड़ेगा। ऑब्वियस है, तो किसी का अच्छा किसी का बुरा, किसी का बुरा किसी का अच्छा, ये पैटर्न अपनाओगे हिस्ट्री में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो वही है, किसी के जो हार के कारण है वो दूसरे के जीत के कारण, जो दूसरे के जीत के लिए वो पहले के हार के लिए बन जाते हैं। भारत में ब्रिटिश विजय कैसे कैसे हुई, सीक्वेंस में हर एक चीज़ संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण थी, यूरोपीय शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों की सफलता क्यों खास थी, बताना पड़ता है। हर एक कंपनी यूरोप से निकल के आ रही है, अंग्रेज़ों ने ही क्यों भारत चलाया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं चलाया, उनको दिक्कतें क्यों नहीं। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों की सफलता, वो भी समझना ज़रूरी है। अंग्रेज़ आए तो आए, यूरोपीय कंपनियों को तो हटाया, भारत में जो सालों से राज कर रहे थे, जिनकी एक अच्छी खासी स्थायी व्यवस्था थी, उनको भी हटा दिया। ऐसा क्या खास था आपके पास, कुछ तो रहा होगा। सब पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस वजह से। यहाँ पर यह भी पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे बंगाल और मैसूर पर विजय हुई, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर, आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 होते हैं, चारों पढ़ना ज़रूरी है। 2 लड़ते हैं हैदर अली, 2 लड़ते हैं टीपू सुल्तान, पर सब बहुत ज़्यादा खास अपने आप में। और मैसूर का इतिहास में विशेष स्थान तो हम देखते हैं। मराठों के साथ में भी स्थिति यही होती है, 3 मराठा युद्ध होते हैं, मराठा हार जाते हैं, संधियाँ लागू होती हैं, गुटबाजी होती हैं और अंग्रेज पूरी स्थिति अपने फेवर में कर लेते हैं। पूरा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन सब चीज़ जुड़ी हुई हैं। आप युद्ध पढ़ते चले जाएंगे, संघर्ष पढ़ते चले जाएंगे, वहाँ पता लगता रहेगा किसने क्या गलती करी, किसने कैसे एडवांटेज उठाया, किसकी दोबारा क्या गलती हुई, किसने कैसे एडवांटेज उठाया, कौन मजबूत है, किसकी नीतियाँ अच्छी हैं। वहीं से पढ़ते जाओगे, हर एक चीज़ अपना आप क्लियर होती चली जाएंगी और सब सीक्वेंस में मिलेगा। सिंध, पंजाब और अवध पे विजय कैसे प्राप्त की, कब कब कैसे कैसे हराया, कौन कौन से युद्ध हुए, युद्ध में क्या क्या संधियाँ लगाई, चाहे सहायक संधि की बात हो या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, सब महत्वपूर्ण है। और प्रश्न तो अच्छे खासे आ ही रहे हैं, कोई दो राह नहीं है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, देखो इनकी नीतियाँ क्या थी वह सब भी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि उपनिवेशवादी चरण, कैसे वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण रहा, औद्योगिक पूंजीवादी चरण रहा, वित्तीय पूंजीवादी चरण रहा। इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि भू राजस्व की व्यवस्था, पहले ही बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, दोबारा 3 रहती है, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी। प्रभाव क्या रहा, औद्योगिकरण, कृषि का वाणिज्यिकरण। पूरा सिलेबस आप लोग के सामने, इन्हीं को ही पढ़ते हुए चलना है। रेलवे भारत में आई, आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, कैसे हुआ था धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है। इसके साथ ही भारत की अकाल नीति क्या थी, अकाल नीति को लेकर के आयोग भी अनेक बार बनाए गए, काफ़ी दिक्कत परेशानी रही। अंग्रेजी काल में अकाल आते थे और बहुत सारी नीतियाँ विफल होती थी, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक बड़ा कारण बनता है यह भी अंग्रेजी सरकार के प्रति भारतीयों के मन में जो विरोध था, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। प्रश्न बहुत आ रहे हैं यहाँ से भी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और उनके प्रभाव, बदलता नहीं है, इसलिए एक बार ही पढ़ना, ढंग से पढ़ लो। जितना अच्छे से पढ़ लोगे कभी नहीं बदलेगा, सेम बना रहेगा, आपको लंबे समय तक परीक्षाओं में मदद करेगा। यह भी स्थिति आप लोग देखेंगे। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, अच्छी खासी नीति देखो आप लोग के सामने है, हर एक चीज़ की नीति यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे कि सबसे पहले बता रहे हैं कि सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, पुलिस व्यवस्था कैसे बनाई, सैन्य व्यवस्था कैसे स्थापित की। ये लोग हर चीज़ को सोचते थे कि अपने फेवर में कैसे लें। भारतीयों को मदद हुई, भारत में चीज़ एस्टैब्लिश हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर एक चीज़ का उद्देश्य यह था कि हम लोग अपने हित में कैसे करा सकते हैं। अपने हित में कराने के लिए तो सब चीज़ें उनकी आगे बढ़ रही थी। ब्रिटिश कालीन न्यायिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार होता है, वॉरेन हेस्टिंग के सुधार, कार्नवालिस के सुधार, बेंटिक के सुधार, क्राउन के अधीन न्यायिक विकास किस प्रकार से होता है 1857 के बाद में। पूरा सीक्वेंस में यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी, कैसे कैसे पॉलिसी चेंज की, विलय का सिद्धांत लाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए, अलग अलग नीतियाँ लागू की, अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश कालीन स्थानीय स्वशासन, इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन दोनों इस मामले में खास रहते हैं। विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट आती है, अलग अलग एक्ट आते हैं, सब पढ़ने ज़रूरी हैं। ब्रिटिश कालीन विदेश नीति क्या थी, भारत में रहते हुए अंग्रेजी सरकार आसपास के राज्यों के लिए, चाहे बात हो बर्मा की, चाहे बात हो नेपाल की, चाहे बात हो भूटान की, किस प्रकार की नीति लागू कर रही थी, क्या सोचती थी उस समय ब्रिटिश सरकार, कैसे उसका विलय करवा रही थी, उन पर आक्रमण कर रही थी, अपनी नीति थोपने का प्रयास कर रही थी। बातें रखनी पड़ेंगी, पूछी गई हैं, हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने काम किए, उनकी जो गतिविधियाँ थी, उनके जो एक्शंस थे, वही हम तो पढ़ते हैं। और आप लोग को आज लग रहा होगा कि आज जो हो रहा है वह महत्व का नहीं है, 20 साल रुकिए तो सही, 10 साल में आपको चीज़ें देखने लग जाएगी कि हाँ पीछे जो जो चीज़ें हुई हैं पूछी जा रही हैं, बच्चों के सिलेबस में ऐड ऑन हो जाती हैं हर एक चीज़। और आने वाले समय में पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी युग जो था वह कैसा था, क्या खास नीति थी, क्या खराब था, डिमोनेटाइजेशन हुआ किस प्रकार था, कोरोना आया, महामारी के दौरान सरकार की नीतियाँ क्या थी, कैसे काबू पाया गया, कैसे महामारी के इस दौर में भी भारत विश्व गुरु बन करके उभरा। हर एक चीज़ पूछी जाएगी आने वाले समय में, ये देखने को मिलेगा हमें। ब्रिटिश कालीन विदेश नीति के क्या क्या लक्षण थे,
क्या क्या स्थिति थी, सीमावर्ती राज्य नेपाल, बर्मा, अफगान, तिब्बत के लिए क्या क्या सोचते थे ये लोग, कैसे इन्होंने चीज़ों को लागू किया। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी, अलग अलग चरण में चीज़ें इन्होंने लागू की। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों का क्या प्रभाव रहा। शिक्षा नीति क्या थी, अलग अलग समय कैसे कैसे शिक्षा आयोग बनाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी विवाद हम लोग देखते ही हैं, उस दौरान होता है अच्छा खासा। मैकाले का स्मरण पत्र, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण। वुड का घोषणा पत्र, सभी चीज़ें पूछी गई हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम पूछे गए, कैसे कैसे सुधार हुए, हर एक चीज़ सीक्वेंस में है। शिक्षा नीति है, सैडलर विश्वविद्यालय है, हर्टॉग समिति है। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ दे रखी है प्रॉपर ओपन करके, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। जितनी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट में हैं आपको बस पढ़ते चले जाना है, अंत में मैच कर लो, कुछ छूटा तो नहीं। जो चीज़ छूट रही है उस पर भी ध्यान दे लो, हर एक चीज़ कवर कर लोगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा, इसमें पूरी श्योरिटी आपको दी जा सकती है। सारे कमीशन जितने भी हैं आ रहे हैं। भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, बहुत खास है। प्रेस का विकास कैसे होता है, कौन आगे आता है, कितने समाचार पत्र, कितनी पत्रिकाएं आती हैं, अंग्रेज़ों का विरोध किस प्रकार करती है। इनको रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार अलग अलग अधिनियम लाती है। उन अधिनियमों की बात भी आप लोग को करनी पड़ेगी, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, पंजीकरण अधिनियम हो, आपराधिक प्रक्रिया संहिता हो, समाचार पत्र अधिनियम हो, हर एक चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उनके बाद में भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, भारतीय लोगों ने प्रेस का विकास में भूमिका अदा की, अंग्रेजी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, आपके साथ साथ चल रहा है हर एक चीज़। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, पर क्या रहा समझ लेना ज़रूरी है। इसके साथ ही भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया, विद्रोह हुए, बहुत सारे हुए, हम लोग देखते हैं। जनजातीय विद्रोह होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी चीज़ों के लिए, कृषक विद्रोह होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी चीज़ों के लिए, पर सभी के अंदर एक कॉमन फैक्टर देखा जाए तो अंग्रेज़ों की नीतियों से सब परेशान थे कि आपकी नीतियाँ बहुत दमनकारी है, दबा के रखती है, शोषण करती है, हम लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाती है और हम लोग जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, मेहनत बहुत हो जाती है, आप सारा लाभ ले जाते हैं। उसी की वजह सारी गतिविधियाँ होती हैं और इन्हीं सब गतिविधियों की वजह से ही होता है 1857 का विद्रोह। हालांकि 1857 का जो विद्रोह था संगठित विद्रोह नहीं था, सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी, तो सबने अपने हितों को आगे रखते हुए ही पूरा का पूरा यह विद्रोह किया था। असफल था पर पूरी तरह से असफल नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जो बीज शुरू होता है वह यहीं से ही बोया जाता है और बाद में वह किस प्रकार वृक्ष की भूमिका निभाता है और भारत को स्वतंत्रता दिलाता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर भी। तो विद्रोह से जुड़ी हुई बातें, श्रमिक संघ के जो आंदोलन थे उनकी सारी बातें पढ़ना ज़रूरी है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, देखो परिस्थितियों को समझा गया, जाना गया, भारत के कुछ खास लोग आगे आए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण मिशन हो उनका, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धर्म सुधार हो, सिख धर्म सुधार हो, जाति सुधार हो, सारे कार्य होते हैं, सबके अलग अलग लीडर होते हैं। चाहे हम लोग दलितों के लिए बात कर लें, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चाहे हम लोग बात करें सभी के लिए एक कॉमन फैक्टर रखते हुए स्वामी विवेकानंद का आगे आना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आगे आना, स्वामी श्रद्धानंद का आगे आना, अपनी बातें रखना, सबको लेकर के साथ साथ चलना। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय के सुधार आंदोलन के लिए, बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं वो भी। ठीक, पारसी समुदाय में भी अच्छी खासी भूमिका होती है, सुधारों की हम लोग देखते हैं यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही होती हैं। तो अंग्रेज़ों की गतिविधियों के परिणाम में, अंग्रेज़ों के डोमिनेंस को देखते हुए भारतीय समाज के लिए सभी चीज़ों को सुधारा गया, अपने विचार रखे गए और इस प्रकार से मामला आगे बढ़ता है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था, यह बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस किन मामलों में समर्थन दे रही थी, नहीं दे रही थी। सर सैयद अहमद खां शुरुआत से ही कांग्रेस के विरुद्ध रहते हैं, मुस्लिमों के लिए सुधार आंदोलन चलाते हैं, कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, पर कांग्रेस से बच के रहो, हर जगह उनकी ये बात रहती है। इसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन, अब राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आंदोलन बढ़ता है वो हर एक चीज़, पहले अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह आंदोलन होते हैं। कांग्रेस बनती है, पूरे देश में एक साथ आंदोलन को लेकर चलती है, पर कांग्रेस भी एक साथ नहीं चल पाती क्योंकि बट जाती है, उदारवादी उग्रवादी में बट जाती है। अगर बटने के बाद फिर हम देखते हैं कि अलग अलग नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, पर चीज़ें चल रही होती है, बाद में जुड़ते हैं आकर के। लेकिन एक समूह वो भी था जो कांग्रेस में विश्वास नहीं करता था, जो कांग्रेस में विश्वास नहीं करता था उनको क्रांतिकारी के रूप में हम लोग जानते हैं। उनकी अपनी अलग नीतियाँ थी, अलग पॉलिसी थी, वो अलग रूप से कार्य करते थे, ये लोग अलग रूप से कार्य करते थे। ये लोग बात सुनते थे कुछ प्रमुख नेताओं की, क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे, पर वो होते थे करो या मरो वाली पॉलिसी के लिए। ये लोग होते थे कि धीरे धीरे चलाते, जिंदा रहेंगे तो चीज़ें हो पाएंगी, जिंदा नहीं रहे तो फ़ायदा क्या, किसके लिए लड़ेंगे। आज़ादी का फ़ायदा तब है ना जब देख पाएँ स्वतंत्रता का सूरज। देखा कुछ लोग ऐसे थे जो लड़ते लड़ते पहले ही उनका देहांत हो गया या वह शहीद हो गए किसी न किसी रूप में, लेकिन
फिर भी बहुत सारे लोगों का संघर्ष इस प्रकार का था कि बिल्कुल 1947 तक आते हैं और स्वतंत्रता का सूरज देखते हैं वो लोग। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी का एक खास संघर्ष रहता है। इस दौरान हम लोग देखते हैं चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ज़रूरी है कि पूरा आंदोलन समझा जाए, कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन उठता है। पहले छोटे स्तर पर, धीरे धीरे बड़ा होता है। छोटे छोटे स्तर से छोटे छोटे नेता आते हैं, बाद में भारत के एक बड़े नेता बन जाते हैं। उनके द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर होती है, पूरा देश मानता है। आंदोलनों में ही देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन, पूरा देश खड़ा हो जाता है, विरोध करता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है इसके विरोध में। होम रूल आंदोलन आ जाता है। कांग्रेस का सूरत विभाजन बहुत खास है अपने आप में। होम रूल आंदोलन आता है, अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, किस किस अधिवेशन में क्या क्या खास रहा, किसने अध्यक्षता थी, कौन कट लगाओ, किसने अध्यक्षता की और किसके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, क्या क्या बातें थी, पूछी जाती हैं अमूमन। ज़रूरी है आपको पता हो। क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे कि आपको बताया अभी कि कांग्रेस अलग भूमिका में थी, क्रांतिकारी अलग भूमिका में थे। तो इस दौरान इन्होंने अपनी अलग अलग गतिविधियां अपनाई। चाहे हम लोग बात करें विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की, चाहे फिर बात करें हम लोग कावागाटा मारू केस की, तोशा मारू केस की, सिल्क पेपर षड्यंत्र की, या भारत के अंदर जो अलग अलग केस होते हैं, चाहे हम लोग बात करें काकोरी की, लाहौर केस की, ये सब भी महत्वपूर्ण है। सबको पढ़ते हुए चलना ज़रूरी है। इनकी नीति क्या थी क्रांतिकारियों की, क्या क्या पॉलिसी फॉलो करते थे, कैसे कैसे आगे बढ़ते थे, किस प्रकार से जीवन चलता था इनका, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वो भी गांधीवादी आंदोलन को लेकर के भी महत्वपूर्ण बातें। महात्मा गांधी कैसे दक्षिण अफ्रीका में फेमस हुए, आगे बढ़े, क्या विचारधारा अपनाई, अहिंसा, सत्याग्रह वगैरह। उसके बाद भारत में आने के बाद क्या क्या इनके सामने होता है, उसके परिणाम में ये क्या क्या करते हैं, हर एक बात। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर वाला आंदोलन होता है, शुरुआत होती है। रॉल्ट एक्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि फिर दिक्कत हो जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। खिलाफत आंदोलन शुरू करवाते हैं, अपने असहयोग आंदोलन से जोड़ देते हैं, पूरा आंदोलन चलाते हैं, महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि प्रभाव डालता है पर बहुत अधिक सफल नहीं होता। असहयोग आंदोलन के बाद में फिर हम देखते हैं स्वराज पार्टी भी बनती है और चीज़ें इनके आगे बढ़ रही होती है। साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, लाहौर अधिवेशन, सभी बेहद खास। लेकिन इसके अलावा सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, गोलमेज सम्मेलन, आंदोलन के कार्यक्रम, हर एक चीज़ आपको साथ लेके चलना होगा। गांधी इरविंग समझौता हो या फिर बात हो यहाँ पर, इसके अलावा हम किसी और गतिविधि करें, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक निर्णय आ जाता है, पूना पैक्ट की बात भी हमको करनी पड़ेगी। वहीं हम लोग देखते हैं इसके अलावा कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन होगा, स्वतंत्रता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बढ़ने के साथ ही 1942-47 के बीच में जो जो चीज़ें हुई उनकी बात, समाजवादी आंदोलनों की बात, हर एक चीज़ प्रॉपर यहाँ लिस्ट में मेंशन है। वहीं ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, 1773 के चार्टर एक्ट से पढ़ते पढ़ते आना है 1935 के भारत शासन अधिनियम तक, महत्वपूर्ण है। देसी रियासतों को कैसे भारत में मिलाया गया, महत्वपूर्ण है। और भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस किस प्रकार हुआ, क्या क्या कारण बने, कैसे पाकिस्तान बन जाता है बाद में, यह सभी चीज़ें हम लोग को यहाँ पढ़ना ज़रूरी रहेगा। तो सभी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस की दृष्टि से। अगर पॉइंट आपको लगता है कहीं हम मिस कर रहे हैं तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, पॉइंट्स नहीं छूटेंगे, आप हर एक चीज़ पढ़ते जानते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और अच्छे खासे अंक किस किस सेक्टर से आ रहे हैं, आयोग कहाँ ज़्यादा फोकस कर रहा है, यह सब चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हो गई है। तो यह फाइल आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से चीज़ों को देख जान समझ के अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अनेक सीरीज़ और चलाई जा रही है संस्कृति आईएएस के द्वारा, तो आप उसके माध्यम से भी जुड़ करके तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।